स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की। क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें जीतने जा रही है? गुजरात की जैसी प्रचंड जीत क्या भारतीय जनता पार्टी की इस बार मध्य प्रदेश में हो सकती है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दावा है गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में क्या बातें कही, मैं आपके सामने रखता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरीके से मध्य प्रदेश का चुनाव संभाल रखा है और उन्होंने अपने वर्कर्स की मीटिंग में जाकर के उन्हें एक बड़ा सीधा मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहता हूं कि मध्य प्रदेश में आप 150 सीटों से जीतेंगे। 150 सीट जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर इस बार आपने मध्य प्रदेश जीत लिया, कांग्रेस पार्टी को अगर इस बार आपने रोक लिया, तो फिर गारंटी देता हूं आपको कि 30 बरस तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वापसी नहीं कर सकती है। अब कोई ये कहेगा कि चुनाव में ये सब बातें तो नेता करते ही हैं, लेकिन गुजरात में जो 150 सीट आई है 27 साल के बाद आई है भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? और बड़ी समानता है गुजरात और मध्य प्रदेश में। याद कीजिए जरा 2017 गुजरात का चुनाव, 99 सीट पर आकर के सिमट गई थी। सबसे खराब प्रदर्शन था पिछले 2 दशक का। लेकिन उसके बाद अगला चुनाव आया तो 99 से सीधा 150 पार। तो क्या ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में होगा, जहां शिवराज सिंह चौहान 2018 में चूक गए थे और इस बार वो वैसा ही कोई करिश्मा कर सकते हैं? और इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा इस बैठक के अंदर कि आप यहां सब तमाम अनुभवी नेता बैठे हुए हैं, आप सबने चुनाव भी लड़े हैं, तो मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो वो ठीक नहीं लगता। मैं तो बस आपको आपकी शक्ति का एहसास कराने के लिए आया हूं। उन्होंने फिर हनुमान जी वाली कहानी सुनाई, कहा कि जब वो समंदर पार करने से हिचकिचा रहे थे तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया था, भाई तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है, तुम्हें इतने वरदान है, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं वही काम करने के लिए आया हूं, बस आप अपना परिश्रम कीजिए, अपनी ताकत का एहसास कीजिए और चुनाव में उतर जाइए। क्या गुजरात दोहराया जा सकता है मध्य प्रदेश के अंदर 150 सीट? देखिए, अगर अमित शाह जामवंत बन गए हैं और कह रहे हैं का चुप साध ही रहा बलवाना, तो बलवाना को थोड़ा तो ताकत दिखानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या 150 सीटों की बात वो सचमुच इस लिहाज से कह रहे हैं कि कार्यकर्ता एकदम कूद जाए, थोड़ा पीछे है, 2 कदम हटा हुआ है, या वो खड़ा हो गया है और अब वो और ऊंची छलांग मारने के लिए तैयार है? मेरा यह मानना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस साइकोलॉजिकल क्राइसिस से गुजर रही थी उससे उबर चुकी है। जिस मानसिक तनाव से, एक तरह से कहें, जो जिस खांचे में बंधी हुई थी ना, उसको लग रहा था कि भाई हम 2018 में हार गए, हम इतने 2 दशक हो गए हमें यहां, अब हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। देखिए, कांग्रेस वाले तो सब बड़े एक साथ हैं। मुझे लगता है कि अब उससे भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई है। और अमित शाह ने जिस तरह से इन कमांड होने के बाद जिस तरह की रणनीति तैयार की, वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, हर जगह विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं, लेकिन एक एक क्षेत्र के लिए जिस तरह की फीडबैक सिस्टम तैयार की है अमित शाह ने, वो कमाल का है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कहना तो 150 सीट या के ये तो अमित शाह ही कहेंगे या कोई नेता कहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कमाल तो हो सकता है और बिल्कुल गुजरात की तरह हो सकता है। तो जो बात आपने कहा ना कि कार्यकर्ता उबर गया है, अपना मतलब अगर उसे कोई सेल्फ डाउट था, अगर उससे, तो अमित शाह वही काम कर रहे थे, उससे उबार रहे थे। अभी आपने जो दूसरी बात कही, फीडबैक सिस्टम, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं मध्य प्रदेश में कैसे काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का 230 नेता, 230 सीट ही हैं समीर जी, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और 230 नेता जिनमें विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं अलग अलग प्रदेशों के, उनको लाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर और उनको एक एक सीट का जिम्मा दे दिया गया। अब वो वहां जाकर के क्या करेंगे? वो वहां जाकर के माइक्रो प्लानिंग एक्टिविटीज नाम दिया गया है, जिसमें उनको वहां कर नेताओं से मुलाकात करनी है, कोई दिक्कत है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है तुम बताओ, और लीड उसमें से कौन एक व्यक्ति उभर करके आ सकता है जिसको टिकट दिया जाए, 39 के अलावा जहां टिकट बढ़ चुके हैं। तो ये काम वो नेता करेंगे। और इसमें साफ तौर पर गुजरात में जिस तरीके से आपने काम किया, उस पैटर्न को दोहराने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर समीर जी, इसमें उन 18 सीटों पर, वो जो ट्राइबल सीटें हैं उन पर फोकस किया गया और उनकी जिम्मेदारी भी गुजरात के नेताओं को दी गई है, जिनमें ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री भी हैं, कि वो 18 सीटें आप जिताएं, जिनमें पिछली बार केवल 8 सीटें बीजेपी जीती थी। देखिए, वो 18 सीटों के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। 18 सीटों के लिए 6 महीने पहले से भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया था। जो राज्य की SC/ST सीटें आती है, वैसे 47 सीटें आती है राज्य के अंदर, और इन पूरी 18 के अलावा 47 सीटें, मतलब टोटल 47 सीटों पर उन्होंने फोकस किया हुआ है। और यहाँ पर केंद्र सरकार की जो योजना है, उसके जो लाभार्थी है, उनका पूरा डाटा बैंक तैयार करवाया गया है, आदिवासी वोट बैंक का, कि उनके साथ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन आदिवासी वोट पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने फोकस करते हुए गुजरात के जो मंत्री उनकी ड्यूटी लगा
लगाई कि किस तरीके से इस क्षेत्र को जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा 2018 के अंदर चूक गया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी, उन्हें कैसे वापस अपने पास लाया जा सकता है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होने जा रहा है 2023 का, बहुत मध्य प्रदेश का अलग स्तर पे हो रहा है। 2018 में पूरी कमान प्रदेश के नेताओं के पास थी, वो नरेंद्र सिंह तोमर थे, शिवराज सिंह चौहान थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। ये इस चुनाव की पूरी कमान अमित शाह जी ने अपने पास रखी हुई है। आप देखिए, सबसे पहले तो 39 सीट्स डिक्लेयर कर दी समय से पहले, जो कभी नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। 230 विधान सीटों पे 230 विधायकों को 5 राज्यों के, जिसमें गुजरात के विधायक है, महाराष्ट्र के विधायक है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के विधायक है और बिहार के विधायक है, 4 राज्यों के विधायकों 200 सीटों पर लगाया गया है, जो एक दिन की कल ट्रेनिंग भी हो चुकी है और आज वो फील्ड में चले भी गए कि आपको पूरी जगह उस 230 सीटों की जानकारी देना है कि वहां कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है, पार्टी का कौन सा कैंडिडेट के लिए सपोर्ट किया जा सकता है, पार्टी कहां वीक है, पार्टी कहां मजबूत है और विपक्ष कांग्रेस वहां किस स्थिति में। तो ये सब बाहर से जाए हुए नेता बताएं। 5 राज्यों से गए, एमएलए हैं, ये 4 राज्यों के गए हैं, गुजरात के गए, उत्तर प्रदेश से गए, महाराष्ट्र से गए और बिहार से गए। और जहां पर 230 सीटें में पूरी सीट तो बीजेपी के पास नहीं है, तो जहां कांग्रेस के एमएलए, वहां ये बताना है कि कांग्रेस के एमएलए की वीकनेस क्या है, वहां पर जनता में क्या नाराजगी है, क्या काम नहीं हुए, उसके आधार पर टिकट वहां पर तय किए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जिस हिसाब से वहां पर रणनीति अमित शाह ने तय की है, इसके बाद ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। आपको लग रहा है कि वहां पर जो पहले पीछे माना जा रहा था, पीछे चल रही है कांग्रेस से? हाँ, बेसिकली अब वो स्थिति बदल रही है। 2000 चुनाव हार गए, बार बार ये आ रहा था कि बहुत कड़ी टक्कर है, कांग्रेस का पल्ला भारी है। हाँ। प्रदेश के नेताओं के अंदर भी एक बहुत बड़ा सामंजस्य नहीं था, टिकटों को लेके, संगठन को लेके, सरकार को लेके। तो मुझे लग रहा है कि अमित शाह ने जिस हिसाब से अपने आप में कमाल संभाली है, उसके बाद से सरकार भी शिवराज सिंह की और संगठन भी प्रदेश का और संघ भी, तीनों अमित शाह जी के निर्देश पे हिसाब से वहां फील्ड में काम हो रहा है। संघ का अपना काम करने माहौल बदल रहा है एमपी का, लेकिन माहौल ओवरऑल पूरा बदल रहा है मध्य प्रदेश का। चूंकि हमने ट्राइबल सीटों की बात की, तो एक चिंता शायद पार्टी को इस बात की है कि ये यूसीसी की जितनी चर्चा चली है, उसका कहीं कोई बैकलैश ना आ जाए, कहीं कोई उससे कोई दिक्कत ना हो जाए। हालांकि उस पर तो सुशील मोदी जो उसके कमेटी के चेयरमैन भी है, उन्होंने भी साफ कहा कि आदिवासियों को उस पर अलग रखा जाए, है ना। एक बात समझने की है, जैसे युद्ध के लिए हम कहते हैं, जंग के लिए, कि जंग सेनाएं लड़ती हों लेकिन जीतते लीडर हैं। लीडर जो होता है ना सेना का, वो सेना को युद्ध को जिताता है। तो इस सेना का जो लीडर है वो अमित शाह है। अमित शाह को आप कैसे करते हैं, क्वालिफाई कैसे करते हैं कि अमित शाह ने सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी 2012 में 2014 के चुनाव के लिए, जब वो 2012 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने। और जहां 15 साल से सरकार नहीं आई थी, 12 साल से सरकार नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भी नहीं थी, वहां पूरा का पूरा नक्शा उन्होंने बदल दिया, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक समानता है, वो ये है भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर कि गुजरात जितना ही मजबूत संगठन, कार्यकर्ता जो है ना, वो वहां पर उतना का उतना ताकतवर है मध्य प्रदेश में। लेकिन संगठन को लेकर बड़ी समस्याएं रही, थोड़ा ढीला होता रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि खुद बीजेपी का जो कार्यकर्ता था, लीडर था, उसको लगा कि भाई 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा ही हो गई होगी, वो खुद ही ये मानने लग गया था। तो उससे निकालने में भी अमित शाह ने मदद की है कि उससे निकलिए, ये एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं है, आप लड़िए, आगे आइए। तो वो एक वारफेयर को, जिसे हम साइकोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं, वो एक बड़ा काम उन्होंने किया है। तो उसका एक बड़ा असर हो सकता है। फिर दूसरा, जो जिनकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर आ गए हैं, तो उनको अपनी नौकरी बचाने का भी काम है इसमें, मतलब सॉरी टू से, लेकिन क्योंकि उनके पास भी ये जिम्मेदारी है कि इस सरकार को ज्यादा ताकत के साथ लेकर आए। पार्टियों में भी जो नेता होते हैं वो नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की नहीं, मतलब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। नौकरी थोड़ा सा ठीक शब्द नहीं होगा, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, हम सब नौकरी तो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनको जिम्मेदारी है, वो भी काम कर रहे हैं। और पार्टी जब इस वॉरफेयर से निकली है, साइकोलॉजिकल वॉर से, कि वो खड़े होकर लड़ सकती है, तो जब लड़ने का एक जज्बा तैयार हो जाए तो फिर लड़ाई लड़ सकते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां से आते हैं वही सबसे डिफिकल्ट क्षेत्र माना जा रहा है बीजेपी के लिए इस बार, चंबल का। ग्वालियर चंबल, अगर हमारे पास वो बयान आ गया, थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी, मैं आपको बयान सुनाना चाह रहा था, अभी हमें मिल नहीं पा रहा है, वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, फ्रेज कर देता हूं आपके लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवपुरी इलाका जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका है, वहां का इलाका, वहां है जगह है पिछोर, उस जगह पर एक सभा कर रहे थे। और वहां पहले शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए, उस इलाके के लोग मांग कर रहे हैं कि आप हमारे एरिया को आप जिला डिक्लेयर कीजिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक वादा तुम करो, एक वादा मैं करता हूं, तुम मेरा विधायक जिताओ, जिला मैं बनाऊंगा। उसके बाद फिर खड़े हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उनका बोलने का अंदाज बड़ा अलग है, बड़े स्टाइल में वो बात करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो,
एक वो छोटे भाई बड़े भाई की जोड़ी, समझ रहे हो, या ये जोड़ी चाहते हो, शिवराज और ज्योति की जोड़ी? यही कहा उन्होंने, शिवराज और ज्योति की जोड़ी। और उन्होंने देखा कैमरा सीधे शिवराज जी के चेहरे पर गया और शिवराज जी के चेहरे पर ये लंबी मुस्कान। तो अब सवाल यह है कि अब ये जो जोड़ी है शिवराज और ज्योति की जोड़ी, क्या ये वाकई वो कमाल कर पा रही है, और क्या जोड़ी में लग गया है फेविकॉल? नहीं, मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए मजबूरी भी है, दोनों की ज़रूरत भी है। और विजय ने जैसे कहा कि नौकरी बचाना, तो नौकरी बचाने से ज़्यादा ये है कि राजनीति में आपको हर वक्त अपने आप की जो उपयोगिता है उसको कैसे साबित करना। अब ये जो पूरा इलाका है जिसको हम ग्वालियर, शिवपुरी, या पूरा हम कहें कि ग्वालियर चंबल का क्षेत्र, वैसे तो निश्चित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर भी यहीं से हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है, लेकिन एक कहा जाता है ना कि श्रीमंत आ गए तो इस इलाके में थोड़ी चिंता कम होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भले उनको हरा दिया था, केपी यादव, श्रीमंत माने महाराज, माधवराव सिंधिया को श्रीमंत कहते थे, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो कम लोग कहते हैं, उस तरह का समय भी नहीं रहा। और अच्छा है, धीरे धीरे श्रीमंत कहना बंद करें, लेकिन उनको अच्छा लेकिन एक सम्मान का भाव लोगों में रहता है, एक जिसको कहते हैं ना क्षेत्र में जिसमें आप रहते हैं। और मुझे लगता है कि अब इन दोनों को ये बात अच्छे से 2-3 उदाहरणों से पता है। और सबसे बड़ा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मेरे पास जो बयान आ गया है मैं सुनवा, बिल्कुल आपकी चर्चा उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। सुनते हैं जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था। आज आपको निर्णय लेना है, या तो आप चाहते हो वो जोड़ी छोटे भाई, और या तो आप चाहते हो ये जोड़ी शिवराज और ज्योति की जोड़ी। अगर शिवराज और ज्योति की जोड़ी चाहते हो तो तालियों की गड़गड़। आपने जोश देखा? नहीं, देखिए, और मुझे लगता है कि ये मैं एक उदाहरण, बड़ा उदाहरण देता हूं। हेमंत विश्व शर्मा जब पार्टी में आए थे, वो उसी राज्य में मंत्री थे, सर्बानंद सोनोवाल थे, और सर्बानंद सोनोवाल को लेकर कहा जा रहा था कि नहीं भाई, इनको मुख्यमंत्री के पद से कैसे हटा दें। और भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरह से प्रयोग कर रही है, और कहे कि बाहें उसकी खुली हुई हैं, कोई भी आ रहा है तो उसको आप बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं, और उसको, लेकिन सामने वाले की ताकत भी होनी चाहिए कि अमित शाह के बाहें फैलाने पर उस तरह से दिखे भी। और मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात का एहसास कर गए हैं, और ये अच्छा है, ये उनकी राजनीति के लिए भी अच्छा है, और भारतीय जनता पार्टी को तो उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। एक बार फिर सुनना चाहिए हमें इस बयान को, क्योंकि मैं थोड़ा देर से भी आया। इसमें जिस तरीके से वो लोगों में उत्साह भर रहे हैं, और सीधा देखिए, नहीं, उनके अंदर भी उत्साह बहुत है, बहुत उत्साह अंदर से वो बात आ रही, ये बनी बनाई बात नहीं है कि सिर्फ इसलिए भी कि मैं पहली बार देख रहा हूं उनको शिवराज जी और खुद के बारे में वैसे बात करते हुए। इससे पहले कभी देखा नहीं। जाना तो मजबूरी, साथ साथ जहां भी जाना पड़ता है, लेकिन बोलना, उससे निकलने में काफी टाइम लगा है। एक बार जरा सुनते हैं दोबारा। आज आपको निर्णय लेना है, या तो आप चाहते हो वो जोड़ी छोटे भाई, और या तो आप चाहते हो ये जोड़ी शिवराज और ज्योति की जोड़ी। अगर शिवराज और ज्योति की जोड़ी चाहते हो तो तालियों की गड़गड़। अब इस इलाके में तो महाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो अब वहां भी क्या उनको मशक्कत करनी पड़ रही है? बिल्कुल, मैं आपका जवाब दूं उसके पहले मैं हर्षवर्धन जी की बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूं। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा था कि श्रीमंत वाला जो मामला कहा था, श्रीमंत मतलब राजशाही का एक माना जाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मैं महाराज नहीं, श्रीमंत नहीं हूं, मैं जनसेवक हूं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा जी सिंधिया, जो अभी पर्यटन मंत्री, खेल मंत्री है, वो जो मंत्री बनी थी तो उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर निकाला था कि मेरे नाम के आगे कोई भी अधिकारी चिट्ठी लिखेंगे तो श्रीमंत लगाना ना भूले, श्रीमंत जरूर लगाए। उस पर बड़ा बवंडर मचा था, और बाद में उन्होंने वो वापस ले लिया था। तो इस तरह की भी मानसिकता। अब पिछोर की मैं बात करता हूँ कि पिछोर में जो शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे थे, देखिए पिछोर सीट जो है ये कांग्रेस का बहुत बड़ा घर है। 30 साल से वहां पर कक्का जी कांग्रेस के विधायक है वहां से, और वहां से कभी उन्हें कोई वहां से हरा नहीं पाया। और जो सबसे डिफिकल्ट सीट है बीजेपी के लिए, उसमें पिछोर की सीट है। हालांकि जीत का अंतर कम होता गया है, और ये शायद शिवराज सिंह चौहान, और ये इसलिए क्योंकि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कक्का जी का 36 का आंकड़ा है,
उस एरिया के अंदर, क्योंकि सिंधिया गुना से जरूर जीतते हैं लेकिन पिछोड़ से कभी भी कक्का जी कांग्रेस हारे नहीं वहां से, उनका बड़ा दबंग होल्ड है वहां पे। उनको कांग्रेस बीजेपी में लाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वो बीजेपी में नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि एक पिछोड़ में जाकर इन्होंने, और जो जिला बनाने की बात हुई है, मुझे हो सकता है कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान वो जिला बनाने की घोषणा करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे टारगेट की सीट है उसके अंदर पिछोड़ सीट टफ सीटों में से एक है बीजेपी। हाँ बिल्कुल, जो कभी जीती नहीं है। बहुत सारे नेता हम देखते हैं, खासकर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी में जाते हुए हमको दिखाई देना। अभी भी कोई शायद अभी हाँ, यहीं से इसी बेल्ट के एक नेता गए। 1200 परऊ के 1200 गाड़ियों के साथ पटेल ने अभी छोड़ी। ये क्या है 1200 गाड़ी लेकर के जाना, 800 गाड़ी ये होता है। अभी देखो 6 महीने जून में अभी कांग्रेस के नेता सिंधिया के करीबी थे यादव, वो भी 600 गाड़ियों लेके दिग्विजय सिंह से मिलने चले गए थे, जलवा दिखाने चले गए थे, जलवा दिखाने। वहां ये कि अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आपके साथ कितना हुजूम है, कितने लोग जुड़े। चूंकि अब लोग अगर ज्यादा नहीं है, गाड़ियों का काफिला बड़ा होता है, तो गाड़ी के अंदर भले एक ही ड्राइवर होगा, 100 गाड़ियां टैक्सी मंगा ली, 100 दोस्तों की मंगा ली, लेकिन ट्रैफिक जाम होता है, मीडिया को कवरेज मिलता है, लोग कहते हैं 4 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया, इतने लोग थे। अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया डिलीवर कर पा रहे हैं क्या जो 2018 में किया? देखिए नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की समस्या बहुत है। एक तो क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से भाजपा में आए, भाजपा के स्थानीय संगठन के साथ उनका वो तालमेल अभी जमीनी स्तर पर नहीं बन पाया, जिसकी उम्मीद पार्टी उनसे कर रही थी कि वो बना ले। इसके अलावा गुना के जो सांसद है केपी यादव, उनसे भी उनकी ट्यूनिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो केपी यादव बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के अंदर एक बड़ा मामला है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता हैं, तो इनके साथ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की अभी वो हालांकि बीजेपी के बारे में हम ये सुनते हैं कि किसी भी और पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी में भी, और ये तो पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं इसमें, तो बहुत अंतर्विरोध भी होते हैं, महत्वाकांक्षाएं भी टकराती हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो स्पष्ट निर्देश होता है कि बाकी सब बातें बाद में, अभी फिलहाल आप चुनाव लड़िए। और नेताओं को वो निर्देश मानते भी हैं, तो वो मध्य प्रदेश में भी हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज जोड़ दूं कि एका न होने के कारण ग्वालियर के महापौर का चुनाव 52 साल में बीजेपी हार गई, कांग्रेस का मेयर बन गया है ग्वालियर के अंदर। यही रहा कि स्थानीय संगठन में कांग्रेस मतलब दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट और भाजपा का कार्यकर्ता का गुट, ये आपस में एक नहीं हो पाया, जिसके कारण 52 साल में ग्वालियर के गढ़ में होना पड़ेगा ना, चुनाव हार गए। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक बात करें कि पार्टी में बहुत सारे गुट होते हैं। और मध्य प्रदेश में क्या प्रॉब्लम है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, और ज्यादातर नेता मेरे ख्याल से ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़े ही नेता हैं कद में। अनुभव को छोड़ दे, लेकिन कद में भी बड़े नेता हैं। तो उन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुई, जो मुझे समझ में आ रही है कि उनमें समरसता नहीं हो पाई है, अभी तक मिक्स नहीं हो पाए है ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ भी, नेताओं के साथ भी, वो मुश्किल हो रही है। और उसी के लिए वो ये जिस तरह से रेस्पॉन्स कर रहे हैं ना, शिवराज और ज्योति वाला जी, आप यदि उस चुनाव अपने वर्कर को भी दिखाने के लिए है कि हम एक हैं, हम एक हैं और अब हमको इस तरफ खड़ा होना है। और जो आप बात करें, पार्टी में ये निर्देश मिलता है तो तमाम जो विरोध होते हैं, झगड़े होते हैं, उनको छोड़कर पहले चुनाव जीतने की तैयारी होती है। और ये चुनाव पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब अमित शाह जैसे लोग जिसको लीड कर रहे हो, अमित शाह बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड लोगों में से हैं, और मैं मतलब शब्द क्या लेना चाहिए मुझे नहीं, लेकिन ब्लंट वो बहुत हैं। वो किसी से रिश्तेदारी, दोस्ती, मित्रता नहीं निभाते, उन्हें नतीजा चाहिए होता है। और वो खुद इतनी मेहनत करते हैं, खुद बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत करते हैं, और फिर उस समय उनको कुछ नहीं चाहिए होता। वो कहते हैं सब खत्म करिए, पहले इस काम को समस्या ना भी करें तो अगर सरकार बनेगी, पहले तो सरकार बनेगी, और उसमें अगर उनके अपने लोग उनके अपने संभाग से, उनके अपने क्षेत्र से जीत के नहीं आएंगे तो कौन सी ताकत दिखाएंगे? नहीं, लेकिन इसके लिए भी तो इनको ये करना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, कई बार होता है ना, हम चाहते हैं कि ये इसको हरा दे, क्योंकि यदि वो जीत गया तो उसकी आगे की पॉलिटिक्स उसकी हो जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि जिस तरह की राजनीति भी करते रहते कांग्रेस में, कि मैंने जो बोला वो ब्रह्म वाक्य, उन्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, जिसको टिकट नाम दिया उसको टिकट मिलना था। अब बीजेपी में वो संभव नहीं होगा। बहरहाल देखिए, वो समस्या उनके साथ वो है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।